आपके वक्त में 5.8% GDP का जो फिजिकल करंट अकाउंट डेफिसिट, हमारे वक्त में आपने ही जो 3 महीने में इसका बेड़ा गर्क करने की कोशिश की, चले वो हो भी गया तो 4.4 है। तो 5.8 बढ़ा है या 4.4? तो इस किस्म का चूरन बेचना बंद कर दें। लोग तंग आ गए आपकी इन किसका मिस स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स के। आई थिंक मेरे ख्याल में अगर आप फिजिकली लोगों को इस तरह मिलेंगे ना तो वो पता नहीं आपके साथ क्या कर देंगे। अब आपने बात की कि जनाबे वाला हमने एकदम कंट्रोल कर दिया, और क्या नंबर दिए हैं? जुलाई के 18 दिन के। अरे भाई 18 दिन में काम नहीं होता, पूरा महीना होता है। और आपने अगर एनर्जी की इंपोर्ट्स रोक दी हैं और लोड शेडिंग 16-16 घंटे शुरू कर दी है, तो उससे ये जो है ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। बिकॉज लोग जो हैं वो चाहते हैं कि बिजली मिले उनको। और हम तो ये चाह रहे थे, हमें ये मालूम था कि इस वक्त थोड़ा सा करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, बिकॉज ये जो 3-4 चीज़ें हैं, बार बार मैं कह चुका हूँ। ऑयल पेमेंट्स जो हैं 9 महीनों में 7.5 अरब रुपये ज़्यादा हुई। उसके बाद वैक्सीन्स 3 बिलियन हुई। कोयले की जो है इंपोर्ट 1 बिलियन से ज़्यादा हुई, और खुर्दनी तेल की 1 बिलियन। ये 12.5 बिलियन, तो 13.2 बिलियन में से 12.5, तो हम बिल्कुल करंट अकाउंट बैलेंस पे थे। हम अपनी ग्रोथ कर रहे थे 6% की। हमें पता था कि ये सुपर साइकिल नीचे जाएगा। जब नीचे जाएगा तो हमारी ग्रोथ वहीं की वहीं रहेगी, और हमारा जो करंट अकाउंट भी नीचे आ जाएगा डेफिसिट, हमारी इन्फ्लेशन भी नीचे आएगी। लेकिन आप इसको समझ नहीं सके, तो आपने इसका बेड़ा गर्क किया, और आज इस सूरत में हम आ गए हैं। आपने बात की कि जी ये हुकूमत जो है 20 ट्रिलियन रुपए का कर्जा छोड़ के मतलब इजाफा करके चली गई। चलें जी, 20 ट्रिलियन तो नहीं है, जो असल नंबर आपके अपने जो हैं वो तकरीबन 18.5-19 ट्रिलियन है। चलें, आपने कह दिया। लेकिन इन 100 दिनों के बीच में आपने क्या किया है? 7.3 ट्रिलियन का कर्जा आपने इन 100 दिनों में बढ़ा दिया है। मिफ्ता साहब, पलट, तेरा ध्यान किधर है? हमारे तो 20 ट्रिलियन पे शोर मचा रहे थे, तो 100 दिनों के बीच में तो तुमने 7.3 कर दिया। तो ये किस पे बोझ पड़ेगा? आपकी IMF का जो आप बात कर रहे हैं कि हम उसके ऊपर हम लोगों ने उनके एग्रीमेंट कर दिए हैं, तो किस किस शराइत पे किया है? सबको पता किस शराइत पे किया है। आपने तेल की कीमतें जो हैं वो ऑयल की वो 100 रुपये लीटर बढ़ा दी, 130 डीजल की बढ़ा दी। आपने कहा कि हम इलेक्ट्रिसिटी है 47% बढ़ा देंगे, गैस 45% बढ़ा देंगे, और 855 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी लगाएंगे। PTI जब 9 महीने में सिर्फ 135 लगाया था, आप पूरे साल में 800, और ये कितना होगा? 50 रुपए फी लीटर। तो क्या होगा? ये सारे जो इन्फ्लेशन अभी अभी आपकी डिप्रिसिएशन हुई है रुपए की, दबा के हुई है, 43 रुपए से हुई है इन 100 दिनों में। और ये जो आपके अभी भी इस वक्त जो इन्फ्लेशन है, CPI तो 21-21.5% है। आपकी जो रोज़मर्रा की चीज़ों पे जो इस वक्त महंगाई है वो 33% है, वो बढ़ेगी। और इस जो रुपये की ये जो नीचे डिप्रिसिएशन हुई है, इससे और बढ़ेगी। महंगाई का तूफान बदतमीजी आएगा, और किसके ऊपर आएगा? आम आदमी पे आएगा। और आप हमें कह रहे हैं कि जी मईशत तो बस ठीक हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। और आज पहली दफ़ा आपने ये एक्सेप्ट किया, जो मैं बार बार कहता रहा हूँ, पिछले 3-4 महीने से कहता रहा हूँ, कि जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को जन्म देती है। आज आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको एक्सेप्ट किया। तो और 6% हमारा ग्रोथ रेट था, जो आपने ही अपने इकोनॉमिक सर्वे पे कहा। अब हो क्या रहा है? आपने क्रेडिट ले लिया कि जनाब जो हमारे जो हमने टैक्स कलेक्शन की रिकॉर्ड कर दी। अरे आपने कहाँ से की? वो तो हम करके गए हैं भाई। आपने तो जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन थी उसको आपने रोक दिया। हम तो वो 6.1 ट्रिलियन को 8 ट्रिलियन पे लेके जा रहे थे, आपने उसको 7 ट्रिलियन पे रोक दिया।
और जब आपको आईएमएफ ने लाठी मारी तो आपने 400 450 अरब रुपया टैक्स पे टैक्स लगा दिया, और जो 13 जो कॉरपोरेशन वो एक इंडस्ट्री थी उस पर सुपर टैक्स लगा दिया। तो 100-1000 ट्रिलियन आपने कम अभी इस साल का बजट रखा है, तो इसका क्रेडिट ना लें। अब जो बड़ा सवाल इस वक्त जो है, मैं इसके ऊपर बंद करूंगा, बड़ा सवाल ये है कि ये महंगाई, ये रुपया जो गिर रहा है, ये तो जाहिर है कि जो मार्केट है, जो आवाम है, उस पे आपको उसका आप पे एतबार नहीं, आप जो मर्जी बीन बजाते रहें। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये इतने इतने नंबर बताए हैं, और मार्केट जो है वो 222 जो कल था, आज वो 225 पे बंद हुई है इंटरबैंक, तो कोई आप पे एतबार नहीं कर रहा। ये क्या वजह है? वजह यह है कि आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। और मैं सबको कहता हूं, मैं जो हुकूमत में हैं और जो बाकी जो इदारे हैं, उनको कहता हूं, एक ही इसका हल है, और इसका हल यह है, आप जनरल इलेक्शंस अनाउंस करें, एक क्रेडिबल इंटरिम गवर्नमेंट लेके आएं, और इंटरिम गवर्नमेंट के साथ तो हम भी उनके साथ एक किस्म के ताउन करेंगे, और इस मुल्क को, इस जो इकोनॉमिक मैस है, पॉलिटिकल है और इकोनॉमिक दोनों, उससे हमें निकालना चाहिए। आप अच्छा जी, मैं एक दो बातें कर लीजिए। पहली बात तो ये कि जो अभी मिफ्ता इस्माइल साहब ने बोला कि 18 दिन की जो है दरामदाद सिर्फ 2.6 अरब डॉलर होगी, हमने दरामदाद कम कर दी है। पहले तो ये कि इस 18 दिन में छुट्टियाँ कितनी थी आपको ही पता है, 7 दिन की। बताएं, हमें हिसाब दें कि पिछले 2 दिन में इंपोर्ट कितनी हुई है। दूसरा, इन्होंने बरामदाद बिल्कुल छुपा दी, बरामदाद का बेड़ा गर्क हो गया इन 18 दिनों में, आप एक्सपोर्टर्स से पूछें। तीसरी चीज़ ये जो अभी 242 रुपये जो एक्सचेंज रेट हो गया और 225 रुपये जो ये जो है ऑफिशियल एक्सचेंज रेट हो गया है, ये मुझे यकीन हो गया है। कल स्टेट बैंक ने ट्वीट की और सुबह मिफ्ता इस्माइल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें इन्होंने कहीं नहीं बोला कि ये रुपये को हम नीचे लेकर आएंगे या ये फला चीज़ की वजह से हो गया। वो कह रहे हैं फेयरली वैल्यूड है, दुनिया में यूएस डॉलर बहुत मजबूत हो गया है, उसकी वजह से ये चीज़ हुई है, दुनिया में ये हो गया है, वो हो गया है। तो आप ये भूल जाएं कि ये 225 से नीचे जाएगा, ये 225 से ऊपर जाएगा। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि मुल्क में दरामदाद का क्राइसिस ख़त्म हो गया है। अगर दरामदाद का क्राइसिस ख़त्म हो गया है तो फिर इन्होंने 1-1 लाख डॉलर की एलसी पे, और कह रहे हैं कि 1 लाख डॉलर की एलसी की आप दरख्वास्त दें, 8 दिन लगेंगे, 8 दिन में हम अप्रूवल दे देंगे आपको। तो ये ऐसा दरामदाद का क्राइसिस ख़त्म हुआ कि बैंक्स में डॉलर नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो इनके हिसाब किताब है, वो तमाम के तमाम जो है इन्होंने गलत दिए हैं। महंगाई जो है, अभी इन्होंने बिजली के बिल का आज नोटिफिकेशन देना था, वो रोक दिया है। गैस के बिल का नोटिफिकेशन देना था, वो रोक दिया है। 35 से 40% इस मुल्क की महंगाई अलग जा रही है। और आज के जो इंटरनेशनल मुबस्सिर है, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की बॉन्ड मार्केट ख़त्म हो गई है, अब पाकिस्तान का सिर्फ IMF है और IMF के अलावा कोई हल नहीं है, और IMF की कोई टाइमलाइन नहीं है कि वो कब पैसे देने जा रही है। मैं और बिल्कुल आखिरी एक बात करूंगा, फिर मैं बिलाल को दे दूंगा। ये जो एक गलत फहमी बार बार चलती थी कि जी इंटरिम हुकूमत जो है IMF के साथ मामला नहीं चला सकती, ये स्टेटमेंट्स आ चुके हैं, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है। क्योंकि अब ये अमल दरामद सही किया गलत किया जो इन्होंने उनके साथ तय किया, अमल दरामद जो है इंटरिम भी करा लेगी, कम अज़ कम उनकी क्रेडिबिलिटी तो होगी। ये इलेक्शंस के चक्कर में इन्होंने इस मुल्क का जो है बेड़ा गर्क कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया। मैं शौकत तरीन साहब और मुजम्मिल का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने आपको इकनॉमी की जो करंट सिचुएशन है वो पूरी डिटेल बताई, और मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, जो मुसल्लत की गई है, उनका एजेंडा इकनॉमी को सुधारने का नहीं है, बल्कि अब तो उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि किस तरह वो हमजा शहबाज की हुकूमत को बचाएं, या फिर किस तरह वो सेफ एग्जिट लेके पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं। मैं आपसे एक 2-3 अहम इश्यूज़ पे बात करने लगा हूँ। आप सबको पता है कि कराची में लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस हो रहे हैं। उस हवाले से आपको कुछ ताज़ा तरीन सिचुएशन बताऊँ। देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम होता है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराना। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इलेक्शन कमीशन का जो अमला है, जो ROs हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, DROs हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बी टीम बन गई हैं। और मुझे कल से शिकायतें आ रही हैं कि डिस्ट्रिक्ट मलीर, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में पोलिंग स्कीम्स रातों रात चेंज कर दी गई हैं।
डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में बल्दिया, मारीपुर और साइड टाउन में पोलिंग स्कीम्स चेंज कर दी गई हैं। इसी तरीके से यहाँ हमारे साथ मुजफ्फर शजरा साहब बैठे हुए जिनका ताल्लुक मलीर से है, और वो पूरी हमारी मलीर के टाउन इब्राहिम हैदरी की हमारी पॉलिटिकल लीड है। मलीर टाउन में, गडाब टाउन और इब्राहिम हैदरी टाउन में पोलिंग स्कीम्स चेंज कर दी गई हैं और गोश्त पोलिंग स्टेशंस बना दिए गए हैं। अच्छा, ये इन्होंने एक और चीज़ की है कि जिस यूसी में इंसान रहता है, वोटर रहता है, उसका पोलिंग स्टेशन दूसरी यूसी में डाल दिया है। तो अब पोलिंग डे पे वोटर के लिए प्रॉब्लम होगी कि उसको यही नहीं पता कि उसका वोटर किस पोलिंग स्टेशन में है। जहाँ पे हमारा रूरल और अर्बन एरियाज हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ पे जहाँ पीपल्स पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है, वहाँ से पोलिंग स्टेशन खत्म कर दिए गए हैं। और जिन इलाकों में जहाँ थोड़ा बहुत पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, वहाँ पे उन्होंने जहाँ एक पोलिंग स्टेशन था, वहीं पे उसी बिल्डिंग में, उसी लोकेशन में 4 से 6 पोलिंग स्टेशन कर दिए हैं। और जहाँ पे हमारा वोटर है, वो उसके लिए एक्सेस ही नहीं है वहाँ पे पहुँचने के लिए। ये मेरे पास बल्दिया से कंप्लेन आई है, ये मेरे पास केमाड़ी से कंप्लेन आई है, सोराबगोट से कंप्लेन आई है, इब्राहिम हैदरी से आई है और गडाब टाउन से आई है। मुझे ये बताएं कि पहले ये डिलिमिटेशन में इन्होंने किया कि शेड्यूल अनाउंस होने के बाद नई डिलिमिटेशन की इन्होंने बल्दिया, वेस्ट, केमाड़ी के की, और अब ये रोज पोलिंग स्टेशन चेंज हो रहे हैं। बल्कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में पीसीएचएस में एक स्कूल को इन्होंने पोलिंग स्टेशन आइडेंटिफाई किया। जब हमारी टीम उधर फिजिकली गई तो वो स्कूल मौजूद ही नहीं है पीसीएचएस ब्लॉक 2 में। ये वो प्री पोल रिगिंग है जो इलेक्शन कमीशन कर रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और तमाम पीडीएम जमातें, इनको पता चल गई है कि कराची में मेयर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का आ रहा है। आज मुझे पता चला है कि रेंजर्स और फौज जो है वो इलेक्शन डे पे पोलिंग स्टेशंस के बाहर होगी। मेरी दरख्वास्त है कि वो पोलिंग बूथ के अंदर भी हो, ताकि लोग जो है वो अपना वोट बगैर किसी खौफ के डाल सकें और फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो। मैं इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछता हूं कि आपने नोटिफिकेशन निकाला है ऑल पाकिस्तान सिक्योरिटी गार्ड्स एसोसिएशन को कि हमें प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स मुहैया किए जाए। क्या आपके पास अमला नहीं है? क्या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गई है? क्या प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो इलेक्शन के दिन पे आप तैनात कर रहे हैं? कौन जिम्मेदार होगा अगर उस दिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की खराबी होगी? क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है ना वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करेगी? सिंध एडमिनिस्ट्रेशन के पास कैपेसिटी ही नहीं है कि ये इलेक्शंस करवाने की। पूरे पाकिस्तान को पता चल गया है कि पीटीआई वाहिद ऑप्शन है। और आप देखें कि कराची में एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, पीएमएल, बहुत सी जगह पे इन्होंने इत्तेहाद कर लिया और मुश्तरका पैनल पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। पीटीआई वाहिद जमात है जिसने कोई अलायंस नहीं किया। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कराची की वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और जिस तरह शौकत तरीन साहब ने कहा कि ये जो संडे के बाद जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ी है, क्योंकि अब इंशाल्लाह ताला हम नए जनरल इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, तो सबको पता है कि इमरान खान आने वाले नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये पीडीएम जो है वो चाहती है कि वो भाग जाए और इलेक्शंस ना वो। मुझे पता चला है कि एमक्यूएम ने पिटीशन फाइल की है बल्दियाती इलेक्शंस को डिले कराने के लिए, और बहाना बनाया है बारिशों का, बहाना बनाया है इख्तियारात का। जब हमारे सिंध के सदर अली जैदी साहब सुप्रीम कोर्ट गए थे, और हमारा पहले दिन से यही है कि आर्टिकल 140A के तहत आप इख्तियारात दें, डिवैल्यूएशन ऑफ पावर करें। एनएफसी की तो बात होती रहती है। पिछले 9 महीने में ही वफाकी हुकूमत ने सिंध को उसके टारगेट से ज़्यादा पैसा दिया, लेकिन 15 साल से पीएफसी सिंध में नहीं हुआ। इंशाल्लाह ताला कराची का पैसा कराची वालों पे खर्च होगा, और यही लेके इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे कि मेयर जो है वो पीटीआई का होगा। तो सवालात दे दस इशारिया दो अरब की बात। फिगर बढ़ गया वो।
लेकिन जी जो बेसिकली ये फ़र्क नहीं समझते कि 19 अरब में और 17 अरब में क्या फ़र्क है, तो फिर वो भी तो बाकी बातें भी तो ऐसी करेंगे ना। देखें, उनके पास कोई वो है नहीं है, कोई जवाज़ नहीं है जो बातें करने का। तो वो इस किस्म की अभी जो आप देखें ना, वो मम्बल कर रहे होते हैं, 2 बिलियन इधर से 1.5 बिलियन उधर, तो क्यों नहीं आया हमारे पास? ये तो हमारे दोस्त ममालिक हैं, सबको मालूम है कि IMF जो है वो अगस्त के एंड में पैसे देगा या सितंबर में पैसे देगा। और इस वक्त हमारे रुपए पे जो बोझ है वो इसलिए है कि स्टेट बैंक के पास इतने रिजर्व नहीं है कि वो अगर आप रिलीज़ करना शुरू कर दें तो कुछ दिनों में तो बिल्कुल डॉलर ख़त्म हो जाएंगे। तो वो भी हक बजाने बैंक वो नहीं दे रहे। तो ये हमारे दोस्त ममालिक जो हैं, ये अब पैसे क्यों नहीं दे देते? 10.2 बिलियन ना दें यार, हमें 3-4 बिलियन ही दे दें इस वक्त। तो वो असल में सारों ने ये लिंक किया हुआ है। आप IMF से बात करें पहले, वो जब होगा। और इस वक्त जो लाहौर का जो पंजाब का इलेक्शन हुआ है, आपका क्या ख्याल है? हमारे दोस्त ममालिक ये नहीं देख रहे? वो देख रहे हैं। इन सबको मालूम है कि इस वक्त ये बड़ी ही, जिसको कहते हैं ना अंग्रेज़ी में, थिन आइस पे हैं, और ये इसलिए इतने आपको कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहे। एक और चीज़ इन्होंने कहा, रिजर्व्स 4.8 अरब डॉलर 3 महीने में। एक तो शौकत साहब ने फिगर बताया कि 7,300 अरब रुपए इन्होंने जो है कर्जा लिया, और इसके अलावा 4.8 अरब डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज इन्होंने रिजर्व्स ख़त्म कर दिए 3 महीने में। 5 अरब डॉलर, 2.3 अरब डॉलर चीन से है, वो ख़त्म हुए। हम इनको 11.4 पे दे के गए थे, वो 8.2 पे चले गए, अब फिर रिजर्व 9.5 पे आ गए। तो इस चीज़ का हिसाब कौन लेगा इनसे? इतना ज़्यादा कर्जा, रुपए की वैल्यू इन्होंने गिरा दी। जी बोलें। जी जी जी।